नमस्कार। आज बात करते हैं उस बिजली की जो हमारे घरों को रोशन करती है, हमारी दीवारों के अंदर दौड़ती है। कभी सोचा है कि ये असल में काम कैसे करती है? एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? कि आखिर हमारे घरों में जो बिजली आती है वो एक सेकंड में 50 या 60 बार अपनी दिशा क्यों बदलती है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। बात है उस दौर की जब बिजली की दुनिया बस शुरू ही हो रही थी और उस समय दो बहुत बड़े वैज्ञानिकों के बीच एक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई थी। देखिए, ये कोई छोटी मोटी टेक्निकल बहस नहीं थी। ये तो भविष्य की लड़ाई थी कि आने वाली दुनिया को पावल कैसे किया जाएगा। इसमें बिजली को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग सोच आमने सामने थी। एक तरफ थे निकोला टेस्ला और दूसरी तरफ थॉमस एडिसन। तो एक पाले में थे निकोला टेस्ला, एक जीनियस जिनके दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का। और इसी आइडिया ने ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी को सिर्फ एक थ्योरी से निकालकर एक हकीकत बना दिया। लेकिन टेस्ला इस लड़ाई में अकेले नहीं थे। उनका साथ दे रहे थे एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जॉर्ज वेस्टिंगहाउस। वेस्टिंगहाउस ने एसी की ताकत को पहचान लिया था। उन्हें समझ आ गया था कि यही वो टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया तक बिजली पहुंचा सकती है, वो भी सस्ते और असरदार तरीके से। तो सवाल ये उठता है कि एसी में ऐसा क्या खास था? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक साइंस में जाना होगा। चलिए देखते हैं कि एसी करंट एक सर्किट के 3 सबसे जरूरी हिस्सों यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ कैसे बर्ताव करता है। पहला है रेजिस्टर। इसका काम, जैसा नाम से ही जाहिर है, करंट के रास्ते में थोड़ी रुकावट डालना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पतली गली में ट्रैफिक धीमा हो जाता है। अब जब एक एसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर लगा हो तो वोल्टेज और करंट, मतलब प्रेशर और फ्लो, एकदम साथ साथ चलते हैं। मतलब जब वोल्टेज अपनी पीक पर होता है तो करंट भी पीक पर होता है। जब वोल्टेज 0 होता है तो करंट भी 0, बिल्कुल परफेक्ट सिंक में। टेक्निकल भाषा में हम इसे कहते हैं कि दोनों इन फेज हैं। अच्छा, अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है जब हम सर्किट में इंडक्टर जोड़ते हैं। ये बस एक तार का कॉइल होता है, लेकिन इसकी एक आदत है। ये करंट में होने वाले बदलाव को पसंद नहीं करता। आप इसे एक भारी चक्के की तरह समझ सकते हैं, जिसे घुमाने में और रोकने में दोनों में थोड़ा वक्त लगता है। और इसी आदत की वजह से करंट जो है वो वोल्टेज से पीछे रह जाता है। मतलब वोल्टेज तो अपनी पीक पर पहुंच गया, लेकिन करंट को वहां तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। वो थोड़ा सुस्त हो जाता है, कह सकते हैं। और अब आता है हमारा तीसरा खिलाड़ी, कैपेसिटर। और ये इंडक्टर से बिल्कुल उल्टा काम करता है। ये एक छोटी बैटरी या पानी की टंकी जैसा है जो एनर्जी को स्टोर करता है और फिर जरूरत पड़ने पर छोड़ देता है। अब क्योंकि कैपेसिटर पहले फटाफट चार्ज होता है, तो करंट का फ्लो वोल्टेज की पीक पर पहुंचने से पहले ही अपनी पीक पर पहुंच जाता है। तो इस केस में करंट वोल्टेज से आगे निकल जाता है या लीड करता है। तो अब देखिए, हमारे सर्किट में एक तरह का डांस चल रहा है। इंडक्टर करंट को पीछे खींच रहा है और कैपेसिटर उसे आगे धकेल रहा है। एक अदृश्य सी खींचतान है। सवाल ये है कि इस कॉम्प्लेक्स डांस को हम विजुअलाइज कैसे करें। इसके लिए इंजीनियर्स एक टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं फेजर्स। आप इन्हें घूमती हुई सुइयों की तरह सोचिए, एक सुई वोल्टेज की, दूसरी करंट की। इन सुइयों के बीच का जो एंगल है वो हमें साफ साफ दिखा देता है कि कौन किससे कितना आगे है या कितना पीछे। इस पूरे खेल को समझने का ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। और ये टेबल इस खींचतान को एकदम साफ दिखाती है। इंडक्टर यानी एल करंट को पीछे खींच रहा है और कैपेसिटर यानी सी उसे आगे धकेल रहा है। एक रस्साकशी का खेल चल रहा है सर्किट के अंदर। तो ये जो रस्साकशी है और साथ में रेजिस्टर की अपनी रुकावट, ये सब मिलकर सर्किट में करंट के लिए एक टोटल ऑपोजिशन यानी कुल रुकावट पैदा करते हैं। और इसी कुल रुकावट को हम कहते हैं इम्पीडेंस। ये एसी सर्किट के लिए समझ लीजिए ओम्स लॉ का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। अब ये जो खींचतान है ना, ये हमें एक बहुत ही मैजिकल मोमेंट की तरफ ले जाती है। चलिए देखते हैं कि एसी सर्किट का ये सबसे दिलचस्प पहलू क्या है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी मिल जाए जिस पर इंडक्टर का खिंचाव और कैपेसिटर का धक्का एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर दें। मतलब दोनों की ताकत बराबर हो जाए। एक खास फ्रीक्वेंसी पर ठीक ऐसा ही होता है। इसी मैजिकल पॉइंट को कहते हैं रेजोनेंस।
और जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, रेजोनेंस पर सर्किट की कुल रुकावट यानी इम्पीडेंस एकदम से गिर जाती है और नतीजा करंट शूट कर जाता है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है। सर्किट में एनर्जी का फ्लो जबरदस्त हो जाता है। और ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, हम इसे रोज इस्तेमाल करते हैं। जब आप रेडियो पर अपना फेवरेट स्टेशन लगाते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप असल में उस रेडियो के सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहे होते हैं, बस। अच्छा, तो ये सारी टेक्निकल बातें हमें वापस उस वॉर ऑफ करंट्स पर कैसे ले आती हैं? और इससे ये कैसे पता चलता है कि आखिर में एसी की ही जीत क्यों हुई? जवाब एक शब्द में है, एफिशिएंसी। और इस एफिशिएंसी का हीरो है एक डिवाइस जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। और मजे की बात यह है कि ट्रांसफॉर्मर भी इंडक्टेंस के उसी सिद्धांत पर काम करता है जिसके बारे में हमने अभी बात की। बात यह है कि एसी वोल्टेज को ट्रांसफॉर्मर की मदद से बहुत आसानी से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो पावर प्लांट से बिजली भेजते वक्त वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं जिससे एनर्जी का लॉस कम हो। फिर हमारे घरों के पास आकर उसे वापस सुरक्षित लेवल तक कम कर दिया जाता है। डीसी के साथ ये करना उस जमाने में बहुत मुश्किल और बेहिसाब महंगा था। यही एसी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। तो अगली बार जब आप अपने घर का कोई स्विच ऑन करें तो एक पल के लिए उस जंग के बारे में जरूर सोचिएगा जो सालों पहले लड़ी गई थी। एक ऐसी जंग जिसने हमारी आज की दुनिया को ये शक्ल दी है। और ये सवाल भी सोचने लायक है कि अगर उस जंग में डीसी करंट की जीत हुई होती तो आज हमारी दुनिया कैसी होती।